आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। क्लास 9th हमारा जो चैप्टर 5 चल रहा था सेल साइकिल, उसका जो हमारे पास लास्ट टॉपिक्स हैं उसके अंदर आ जाता है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस जो हमारे पास है इसकी हमारे पास जो आज हमने इसका टॉपिक पढ़ना है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी हमारे पास जो इसके अंदर इवेंट्स आते हैं वो देखेंगे और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्या इसकी अहमियत है, वो हम लोग आज जो है उस टॉपिक के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस क्या है हमारे पास? इज़ द फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना है ऑफ सेल डेथ जिसके अंदर हमारे पास सेल की जो है वो डेथ हो जाती है। द फिनोमिना ऑफ सेल डेथ। अब ये फिनोमिना वर्ड है ये क्या होता है हमारे पास? एक्चुअली जो हमारे पास फिनोमिना है इस वर्ड का मतलब है कि ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, ऐसे हकायक जिनको देखा जा सकता हो, इसे हम क्या कहते हैं? फिनोमिना कहते हैं। तो ये हमारे पास फिनोमिना है सेल की डेथ का, जिसके अंदर हमारे पास सेल की डेथ हो जाती है। अब इसमें जो सेल की डेथ होती है वो प्रोग्राम होती है, मतलब एक सीक्वेंस के साथ होनी है। सडनली या अचानक जो है वो सेल की डेथ जो है वो नहीं होती, बल्कि एक सीक्वेंस के साथ जो है वो सेल की डेथ होनी है। तो सेल की डेथ किस सीक्वेंस के ज़रिए होनी है, उस सीक्वेंस को देखते हैं हम लोग कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास जो सेल होता है इसके अंदर सेल की श्रिंकेज हो जाती है। सेल की श्रिंकेज मतलब हमारे पास अगर ये नॉर्मल सेल है हमारे पास तो ये श्रिंक कर जाएगा, इसके साइज़ के अंदर कमी आ जाएगी। श्रिंक मतलब सुकड़ जाएगा, ये साइज़ इसका छोटा हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी। और श्रिंकेज की वजह से सेल जो है वो बिकम हो जाता है राउंड, मतलब कि इसका जो सेल का जो साइज़ होता है हमारे पास अगर एग शेप के अंदर अगर मौजूद होता है तो ये राउंड फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। किस वजह से? श्रिंकेज की वजह से। और जो साइटोस्केलेटन होता है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। अब ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये क्या होता है हमारे पास? हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो पढ़ा था कि जो साइटोस्केलेटन होता है, समझ लें कि जैसे हमारा जो ढांचा है, हड्डियों का जो ढांचा है जिसने हमें सहारा दिया हुआ है, इसी तरीके से सेल का भी जो है वो ढांचा मौजूद होता है जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है और दूसरा हमारे पास माइक्रोफिलामेंट से। यूनिट नंबर 4 के अंदर हमारे पास ये साइटोस्केलेटन का टॉपिक जो है वो मौजूद है। तो कहते हैं हमारे पास जो साइटोस्केलेटन होता है, सेल का जो ढांचा होता है वो टूट जाता है। कंसीडर करें जो हमारा हड्डियों का ढांचा है जिसने हमें सहारा दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, अगर इस सारे को तोड़ दिया जाए तो हम भी जो है वो राउंड शेप के अंदर जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो सेल जब इसकी डेथ होती है तो इसका जो स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, उसको तोड़ दिया जाता है। अब जो इसके अंदर हमारे पास क्रोमाटिन मटेरियल होता है, ये जो हमारे पास इर्रेगुलर फॉर्म जो स्टार्ट के अंदर हमने देखा था प्रोफेज के अंदर, जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है सेल के अंदर वो चेंज हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होके क्रोमोसोम के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास जो क्रोमाटिन मटेरियल है ये कंडेंस हो जाएगा। कब कंडेंस होगा? ड्यूरिंग एपोप्टोसिस, सेल की डेथ के दौरान जो है वो चेंज हो जाएगा, हमारे पास कंडेंस होकर क्रोमोसोम के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। और हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप हमने प्रोफेज के अंदर भी देखा था, वो टूट जाती है। तो यहाँ पर भी जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूट जाएगी। तो ये हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो टूट जाएगी। अब न्यूक्लियर इन्वेलप जब टूटेगी तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो, इसके अंदर फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड होता है, ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो और हमारा जो न्यूक्लियस है, ये सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट हमारे पास चीज़ मौजूद होती है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर ये बिखर जाता है। ये हमारा जो सारा न्यूक्लियस है
डिस्क्रीट मतलब है कि छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो बिखर जाता है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है और हमारा जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद है, तो ये हमारे पास छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाते हैं। सेवरल डिस्क्रीट मतलब नुमाया जो क्रोमाटिन बॉडीज़ होती हैं वो इसके अंदर जो है वो बिखर जाती हैं। अब ये हमारे पास हो गए इसके इवेंट्स जो सीक्वेंस के ज़रिए आ रहे थे। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट आंसर के अंदर आ जाता है कि ब्लेब्स क्या है। हमारे पास ब्लेब्स क्या होती है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है, जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो हमारे पास सेल की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक आउट ग्रोथ जो है वो बन जाती है, इर्रेगुलर बड बन जाता है। ये जो आउट ग्रोथ बनी हुई है, इस आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इस आउट ग्रोथ को हम लोग ब्लेब कहते हैं। अब इस आउट ग्रोथ के अंदर से क्या रिलीज़ हो जाता है, ये समझ लें कि एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से हमारे पास सेल के कंपोनेंट्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, मतलब सेल के बाहर निकल जाते हैं, सेल के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। सेल के कंपोनेंट्स में हमारे पास सेल की ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, उसके अलावा हमारे पास उसका साइटोप्लाज्म आ जाता है, ये चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, वो इसके अंदर से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अब हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज़ क्या है, दूसरा हमारे पास शॉर्ट आंसर आ जाता है। एक तो हमारे पास ब्लेब है और दूसरा जो है वो हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज़। कहते हैं कि अगर हमारे पास ये जो हमारे पास ब्लेब है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन से अलहदा हो जाए तो इसको दूसरे जो सेल होते हैं बॉडी के अंदर जो मौजूद होते हैं दूसरे सेल, वो इसको फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, मतलब कि सेलुलर ईटिंग, इसको खा लेते हैं, सेलुलर ईटिंग। तो सेल उस ब्लेब को क्या कर लेते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी को जो है वो खा लेते हैं। तो ये हमारे पास सेलुलर ईटिंग मतलब जो दूसरे सेल होंगे उस हमारे जो एपोप्टोटिक बॉडी है उसको दूसरे सेल जो हैं वो खा लेंगे। जैसे कि हमने सेल की ऑर्गेनेली लाइजोसोम के फंक्शन के अंदर देखा था कि वो टारगेट मटेरियल के साथ जो है मिलती है, उसके अंदर एंजाइम होते हैं और उसको तोड़ देती है। उसके बाद हमारे पास इसका फ़ायदा क्या है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एपोप्टोसिस, इसका फ़ायदा क्या है हमारी बॉडी के अंदर। कहते हैं कि इसका फ़ायदा ये है कि जो सेल ड्यूरिंग इंसिडेंट हादसे के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, तो जो सेल ज़ख्मी होते हैं हमारे पास डैमेज हो जाते हैं, उन सेल को ये रिमूव कर देती है बॉडी के अंदर से, उनको रिमूव कर देती है। या स्ट्रेस की कंडीशन हो, जब इंसान परेशान होता है, उस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास सेल के अंदर जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस सेल होते हैं, मतलब कि स्ट्रेस की वजह से कोई भी स्ट्रेस हो सकता है परेशानी की वजह से, तो हमारे पास जो सेल डैमेज हो जाते हैं उन सेल्स को भी ये क्या कर देती है, उसको रिमूव कर देती है। अब उसके अलावा इसका क्या फ़ायदा है, ये प्रिवेंट करती है, रोकती है यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो नॉर्मल सेल्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ये जो है वो उन सेल्स तक नहीं पहुंचने देती जो हमारे पास डैमेज सेल होते हैं, या फिर जो हमारी बॉडी को सेल नहीं चाहिए होते हैं, उन तक ये न्यूट्रिएंट्स को नहीं पहुंचने देती। और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई सेल ख़राब हो चुका है, वो दूसरे सेल को डैमेज कर सकता है, इससे पहले कि वो दूसरे सेल्स को हमारी बॉडी के अंदर डैमेज कर से, ये क्या करती है, उन सेल्स को ख़त्म कर देती है, ताकि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को जो है वो ना फैलाया जा सके। अब इसके अलावा एक और फ़ायदा क्या है कि जब बेबी बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो जो हमारी जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स ये ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, ये जो हमारी फिंगर्स हैं ये ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, इनके दरमियान में ये जो सेल्स मौजूद होते हैं, ये एपोप्टोसिस के ज़रिए उन सेल्स को खा लिया जाता है। एपोप्टोसिस में उन सेल को खा लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो फिंगर्स हैं इनके अंदर जो है वो गैप जो है वो आ जाता है और हमारी फिंगर्स जो हैं वो अलग हो जाती हैं। अगर एपोप्टोसिस कंसीडर करें कि अगर ना हो हमारी फिंगर्स के अंदर, तो क्या होंगी, हमारी फिंगर जो हैं वो बिल्कुल जो है वो जुड़ी की जुड़ी रह जाएंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये एपोप्टोसिस के बारे में था। अब दूसरा जो है वो हमारे पास नेक्रोसिस, उसके बारे में जो हम लोग देखते हैं अभी। जी, नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल या फिर टिश्यू, इसमें जो हमारे पास सेल होते हैं और टिश्यू होते हैं उनकी हादसाती तौर पर जो है वो मौत हो जाती है। तो इसमें हमारे पास नेक्रोसिस में एक्सीडेंटल डेथ ऑफ टिश्यूज़ एंड सेल, मतलब सेल
जो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ जो है वो हो जाती है। हमारे पास जो हमने देखा था कि जो एपोप्टोसिस होती है वो सीक्वेंशियल होती है, मतलब एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो हमारे पास होती है। लेकिन ये हमारे पास जो नेक्रोसिस है ये हमारे पास लेस सीक्वेंशियल है, मतलब इसके अंदर कोई इतना ख़ास सीक्वेंस जो है वो मौजूद नहीं होता। उसके बाद कहते हैं कि ये नेक्रोसिस किस किस वजह से हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर, इंजरी की वजह से हो सकती है, कैंसर की वजह से हो सकती है, और उसके अलावा हमारे पास बॉडी के अंदर किसी भी इन्फेक्शन, चोट, ज़ख़म वगैरह की वजह से जो है वो हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, जब हमारे पास बॉडी के अंदर नेक्रोसिस होती है तो जो हमारा लाइजोसोमल एंजाइम है ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज़ करता है, स्ट्रॉन्ग एंजाइम जो है वो रिलीज़ करता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं ये हमारे अंदर, ये जो स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं ये सेल जब रिलीज़ करता है तो ये सेलुलर कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करना जो है वो शुरू कर देते हैं। सेल के कंपोनेंट्स में हमारे पास उसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, उसके अलावा सेल के ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। ये सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर उनकी ब्रेक डाउन जो है ये एंजाइम जो है वो करना शुरू कर देता है। और इस वजह से जो हमारे पास लाइजोसोमल एंजाइम है, जो सेल नेक्रोसिस की वजह से डेथ हो चुकी होती है, जब उनको ब्रेक डाउन कर रहा होता है तो इसमें हमारे पास बॉडी के अंदर हो सकता है कि उन सेल्स की वजह से हार्मफुल केमिकल जो हैं वो रिलीज़ हो उन सेल से जो डैमेज हो चुके हैं कैंसर की वजह से। तो वो जो हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं वो दूसरे जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको भी जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। एक और आपकी साइड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर नेक्रोसिस स्पाइडर बाइट की वजह से भी हो सकती है। अगर स्पाइडर जो मकड़ी होती है अगर वो किसी जगह पर आपकी बॉडी के अंदर बाइट कर दे तो उसमें उसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नेक्रोसिस हो सकती है। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कल इसकी जो है वो हम लोग एक्सरसाइज जो है वो देखेंगे।